Okay, so hello and welcome to Vishal classes, all the students. SSC 10th standard 2023 का बैच बोर्ड एग्जाम बहुत जल्द आने वाला है एंड लास्ट के बस कुछ ही दिन बाकी है. ओके, सो हमारा क्लासेस कहाँ पर है आप सबको पता है, नालासुपारा ईस्ट अशोले तालाब के पास. जो भी क्लासेस का डिटेल है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में बनाया जाएगा. दिस वीडियो इज रिकॉर्डेड इन माय क्लासेस. ये मैं मेरे क्लासेस से ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मेरे सामने मेरे ही क्लासेस के स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं. ओके, एंड पूरा साल बीत चुका है एंड वी हैव कंप्लीटेड द होल सिलेबस. ओके, बस मैथ्स में कुछ प्रॉब्लम सेट्स थोड़े बाकी है एंड साइंस का हमारा एक चैप्टर बाकी है, कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड. सो नाउ व्हाट आई हैव डिसाइडेड कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे विक्ट्री बैच जिसमें आपके एक्स्ट्रा लेक्चर्स लिए जाएंगे और इन लेक्चर्स को रिकॉर्ड भी किया जाएगा. सो वी आर रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर. वेलकम टू विशाल क्लासेस विक्ट्री बैच 2023. इस बैच को जो अटेंड कर रहा है वो मेरी गारंटी है कि उस बच्चे को 85% प्लस एसएससी बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा. अगर पूरी तरीके से आप फॉलो करते हो 100%. मैंने जो इंपॉर्टेंस दिए हैं, इनफैक्ट इस बैच में मैं आपको इंपॉर्टेंस भी देने वाला हूं, लेसन वाइज इंपॉर्टेंस, और उन इंपॉर्टेंस के आंसर भी कराने वाला हूं. मींस समझ जाओ ये एक तरीके से वन शॉट लेक्चर होने वाला है. वन शॉट लेक्चर आपको पता होगा वन शॉट लेक्चर क्या होता है. पूरा लेसन एक बार में खत्म कर दिया जाता है. ओके, और ये वन शॉट से भी बेटर इसलिए है बिकॉज सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंस जो है एसएससी बोर्ड एग्जाम इस साल का जो इंपॉर्टेंस है वो हम वन शॉट खत्म करने वाले हैं. ठीक है, सो जो इस बैच को अटेंड कर रहे हैं एसएससी बोर्ड स्टूडेंट, मेरी गारंटी है कि वो 85% जरूर स्कोर करेंगे. तो आपको प्रॉपर्ली मेरी बातें को सुनना है, मैं जो बोलता हूं उसको फॉलो करना है. You can excel out with great percentage. I am Vishal sir and we are starting with first lesson. सब्जेक्ट बता दूं, हम लोग आज फर्स्ट डे है, ये फर्स्ट डे रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोगों की. दिस इज द डे 1 ऑफ विक्ट्री बैच. हाँ, व्हाट्सएप पे सारा नोटिफिकेशन आता रहता है, मैसेजेस आता रहता है, तो जरा व्हाट्सएप चेक किया करो. ओके, डे 1 एंड वी आर गोइंग ऑन विद साइंस 1. साइंस पार्ट 1 का 2 लेसन खत्म करेंगे हम लोग. ये वीडियो 2 पार्ट में डिवाइडेड रहेगा. एक पार्ट वीडियो का फर्स्ट चैप्टर का सारा जो इंपॉर्टेंस है वो मैं आपको सिखाऊंगा एंड सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो विल बी सेकंड चैप्टर, साइंस 1 का सेकंड चैप्टर. तो फर्स्ट चैप्टर सबको पता है ना क्या है? यू कैन रिप्लाई मी, व्हाट इज द नेम ऑफ? यस, ग्रेविटेशन. परफेक्ट. ओके, आप रिप्लाई दे सकते हो, आप रिप्लाई दे सकते हो, नो वरी. ठीक है, यू आर प्रेजेंट इन द लाइव क्लास, यू आर विशाल क्लासेस स्टूडेंट. ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ साइंस 1, ग्रेविटेशन. इंपॉर्टेंस जो है वो मैंने आपको प्रिंट आउट दिए हैं. जो मेरे क्लासेस में आते हैं स्टूडेंट्स उनको ऑलरेडी फिजिकली मैंने इंपॉर्टेंस प्रिंट आउट दिया है. इस इंपॉर्टेंस का पीडीएफ का लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से भी आप एक्सेस कर सकते हो. अगर आपका घूम जाता है तो आप पीडीएफ लिंक, गूगल ड्राइव का लिंक रहेगा या फिर ऐप में कहीं पे मैं डाल दूंगा, वहां से भी आप एक्सेस कर सकते हो. 100% इंपॉर्टेंट. ओके, सो इंपॉर्टेंस में से फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. राइट, स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं. अच्छा, टॉपिक का नाम डाल देता हूं, वी आर डूइंग साइंस 1. We are doing science 1 and we are doing first chapter, that is gravitation. Gravitation, right? इस चैप्टर के हीरो कौन है हमारे? सर आइजैक न्यूटन. यस, तो उन्हीं के बेस पे, उन्हीं के कही हुई बातों पे चैप्टर पूरा लिखा गया है एंड वी आर डूइंग द फर्स्ट. क्या है क्वेश्चन? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. State and explain Newton's universal law of gravitation. अच्छा, if you don't explain it mathematically, ये तो एकदम इंपॉर्टेंट है. स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. मैथमेटिकली अगर नहीं भी करोगे देन आल्सो इट्स ओके. मैथमेटिकली अगर आप नहीं भी करोगे ओके, बट न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आप एक्सप्लेन कैसे करोगे उसका मैं आपको बता रहा हूं. जो फिजिकली मेरे पास प्रेजेंट है, यू ऑल स्टूडेंट्स नोटबुक निकाल लो. जो वीडियो देखकर सीख रहे हैं वो भी साथ में नोटबुक ले लो नोट डाउन करने के लिए. मैं यहाँ पे बोर्ड में आपको बताते भी जाऊंगा, सिखाते भी जाऊंगा. आप आराम से इसको नोट डाउन कर सकते हो, बीच में वीडियो पॉज भी कर सकते हो. और जो फिजिकली बैठे स्टूडेंट्स, हाँ, आप लोग आराम से डाउट पूछ सकते हो.
ओके, यू कैन आस्क योर डाउट। कहीं पे भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, यू कैन आस्क मी। ओके, विल स्टार्ट। तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट, देखो आंसर बता रहा हूं मैं। Yes, sir. It states that any particle of matter in the universe attract any other with a force varying directly as the product of the masses and inversely as the square of the distance between them। ओके, ये न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट एनी पार्टिकल ऑफ मैटर, मैटर मतलब पता है ना, दुनिया में जो भी ऑब्जेक्ट है वो किसका बना हुआ है? मैटर। मैटर के अंदर क्या होते हैं? पार्टिकल। इस पूरे यूनिवर्स में जो भी मैटर पार्टिकल्स होते हैं वो दूसरे मैटर पार्टिकल्स को अपनी तरफ क्या करते हैं? खींचते हैं, यानी कि एक फोर्स अप्लाई करते हैं। ओके, ये फोर्स किससे डायरेक्टली वेराइंग है? प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। जो ऑब्जेक्ट का मास होगा उसका जो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे डायरेक्टली वेराइंग है? मतलब सामने सामने होगा। एंड इनवर्सली, इनवर्सली मतलब डिवाइड होके नीचे क्या आएगा? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो स्क्वायर रहेगा, उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा उसका स्क्वायर नीचे आएगा। जब इसको हम लोग रिप्रेजेंट करने जाएंगे तो ये कैसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कैसे होगा? आपके क्वेश्चन में बोला है ना, इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देना है। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा। देखो क्या हो रहा है, फोर्स जनरेट हो रहा है। एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या जनरेट कर रहा है? फोर्स, मतलब खींच रहा है। वो फोर्स कितना जनरेट होता है? इक्वल्स टू फॉर्मूला है नेगेटिव जी, ये कांस्टेंट होता है जी, m1 मल्टीप्लाई बाय m2, ये वाला, वेराइंग डायरेक्टली एज द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। प्रोडक्ट ऑफ मतलब मासेस का प्रोडक्ट, यानी कि मास 1 मास 2 दो ऑब्जेक्ट उनका प्रोडक्ट, और इनवर्सली यानी कि डिवाइड बाय स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। स्क्वायर डिस्टेंस d से डिस्टेंस और उसका सिंपल, यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है। d के जगह पे आप कुछ और भी लिख सकते हो, r भी लिख सकते हो। d के जगह पे क्या लिख सकते हो? डिस्टेंस d या फिर r, दोनों डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब आप इसी चीज को साइड में एक्सप्लेन करो। ये फॉर्मूला लिख दिया आपने, अब यहाँ पे साइड में एक्सप्लेन करो। f का मतलब क्या होता है? f का मतलब क्या है? फोर्स। g का मतलब ग्रेविटी कांस्टेंट। ग्रेविटी ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं है। आपको पता है ना, अर्थ पे ग्रेविटी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। m1 एंड m2 जो है वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, राइट? और नीचे का जो r है वो क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। गॉट इट? अगर आप ऐसा लिखते हो ये आंसर कंप्लीट हो गया। एकदम सिंपल, कुछ लर्न करने की जरूरत है। बस आपको इतना याद रखना है कि पार्टिकल, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, यानी कि फोर्स जनरेट होता है। ये फोर्स को आप कैसे फाइंड करोगे? इट इज वेराइंग डायरेक्टली प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, हाँ, और इनवर्सली स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। और बीच में ये GQ है, ग्रेविटी कांस्टेंट।
This is Newton's universal law of gravitation. Is it done? Is it done? Yes, sir. Now we are proceeding to the second question. Second सबसे important topic जिसमें से क्वेश्चन आ सकता है वो है की प्लस लॉ. ठीक है. अब की प्लस लॉ के 3 लॉ है. फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और ये लास्ट वाला है आपका थर्ड लॉ. ओके. इसके लिए आपको डायग्राम भी ड्रॉ करना पड़ेगा. नाउ हाउ यू विल ड्रॉ द डायग्राम. आपको एक एक्लिप्स शेप बनाना है क्योंकि ये प्लैनेट का मोशन होगा. अब कोई भी प्लैनेट जब सन के अराउंड मोशन करता है, सन के अराउंड घूमता है तो वो हर जगह पे इक्वली नहीं घूमता. देखो यहाँ पे थोड़ा सा नजदीक है और यहाँ पे बहुत ज्यादा दूर है. तो आपको सेम डायग्राम ऐसा बनाना है. बीच में सन को लेना है. सन को रिप्रेजेंट करना है किससे? एस. एस क्या डिनोट कर रहा है? सन. अब इस डायग्राम को बनाने के बाद आपको लॉ लिखना स्टार्ट करना है. बड़ा ही सिंपल सा है. फर्स्ट की प्लस. फर्स्ट क्या बोलता है? द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद सन एट वन ऑफ द फोकाई. मतलब ये प्लैनेट जिस सर्कल में घूम रहा है, जिस पाथ पे घूम रहा है, उसको हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं. मतलब प्लैनेट का ऑर्बिट अराउंड द सन कौन से शेप में हो रहा है? एलिप्स. कौन से शेप में? एलिप्स शेप में. और इस पूरे एलिप्स शेप के बीचों बीच पॉइंट ऑफ फोकस क्या है? सन. ये इसका फर्स्ट लॉ बता रहा है. ओके. सेकंड लॉ में क्या बोल रहा है केपलर? द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन. सपोज देयर इज अ प्लैनेट. अभी हम लोग प्लैनेट, ये देखो प्लैनेट बना लिए. ठीक है. लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन. अभी मैं एक लाइन बनाता हूं. जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन. अभी समझो यहां पर है प्लैनेट और यहां तक का डिस्टेंस सेम होगा. प्लैनेट यहां से मूव करते हुए यहां पे आ रहा है, यहां तक का डिस्टेंस सेम होगा. राइट. वही चीज यहां पे बताई गई है. स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. मतलब यहां का डिस्टेंस और यहां का डिस्टेंस क्या होगा? सेम. फिर जब यहां का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, जैसे समझो अगर यहां पे आ रहा है, सपोज यहां पे आ रहा है, तो यहां पे देखो डिस्टेंस बढ़ गया, तो यहां से लेके यहां तक वही डिस्टेंस क्या रहेगा? सेम रहेगा. ये बताने की कोशिश की जा रही है. द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ये वाला एरिया और ये वाला सेम रहेगा. मतलब एकदम 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 सिंपल में समझा रहा हूं. देखो यहां से लेके, एग्जांपल बता रहा हूं मैं, यहां एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं, एग्जांपल. यहां से लेके यहां, ये सन है, ये प्लैनेट है. समझो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये है समझो 5 किलोमीटर. एग्जांपल. हां 5 किलोमीटर डिस्टेंस है और यही 5 किलोमीटर डिस्टेंस मेंटेन रहेगा यहां तक. यहां तक भी कितना रहेगा? और जहां तक ये मेंटेन है, ये वाला डिस्टेंस भी कितना होगा? अब यहां पे आने के बाद समझो कितना हो गया दूर? 6 किलोमीटर. फिर समझो यहां पर भी वो 6 किलोमीटर तक ही रहेगा. तो ये जो रहेगा एरिया ना, ये भी कितना होगा? समझ में आया सेकंड लॉ कीपलर क्या बोलना चाह रहा है? ओके. नाउ थर्ड लॉ. थर्ड लॉ से एक इक्वेशन भी बन रहा है. ठीक है. t² / r³ = k where k is constant. याद करने की जरूरत नहीं, यही आपका लॉ है. क्या बोल रहा है? द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन. ये t क्या है? पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन. पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का क्या? स्क्वायर लगा दिया. अराउंड द सन, सन के इर्द गिर्द, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन यानी कि नीचे डिवाइड बाय क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस. ये मीन डिस्टेंस r, r का क्या बोला है? क्यूब. समझ में आया? फ्रॉम द सन इक्वल्स टू k where k is a constant value. बदलता नहीं है. t चेंज हो सकता है, r चेंज हो सकता है, k will be always constant. इसमें से कोई एक वैल्यू मिसिंग रहेगा, t मिसिंग रहेगा, r दिया रहेगा, k दिया रहेगा. तो आप t निकाल सकते हो सॉल्व करके. k कभी बदलेगा नहीं क्योंकि वो कांस्टेंट वैल्यू है. गॉट इट? तो ये 3 लॉ है की प्लस के. एकदम सिंपली. अब आपको लर्न भी करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा. गॉट इट? ओके. नाउ वी आर डूइंग थर्ड क्वेश्चन, दैट इज एक्सप्लेन द वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ g. स्मॉल g. ठीक है. स्मॉल g रिप्रेजेंट करता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अर्थ के तीनों जगह पे चेंज होता रहता है. सरफेस पे भी चेंज होता रहता है, हाइट के हिसाब से चेंज होता है और डेप्थ के हिसाब से चेंज होता है. तो इसका आंसर आपको पॉइंट बना के लिखना है. ठीक है. तो सबसे पहले आप लिखोगे चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ. अर्थ के सरफेस के हिसाब से g जो है वो किस तरीके से चेंज होता है. सबसे पहला रीजन, द फर्स्ट रीजन, द शेप ऑफ द अर्थ इज नॉट एग्जैक्टली स्फेरिकल. अर्थ को हम लोग कैसा देखते हैं? किसी भी एनिमेटेड मूवी, किसी भी वीडियोस या कहीं पर भी
पिक्चर अपना किसी भी बुक में भी जो हम लोग इमेज देखते हैं वो अर्थ का कैसा रहता है, स्फेरिकल रहता है. बट एग्जैक्टली अर्थ इज नॉट स्फेरिकल इन शेप. The distance of the surface of the earth and center is not same everywhere. अर्थ के हर जगह पे अर्थ का जो सेंटर है और अर्थ का जो सरफेस है वो हर जगह पे इक्वल नहीं है. क्यों इक्वल नहीं है? अर्थ bulges at equator. मतलब समझो ये अर्थ है, ठीक है. टेक एग्जांपल, दिस इज अर्थ, ठीक है. दिस इज अर्थ and this is the center part and this is equator. तो जरा ध्यान दो, इक्वेटर में अर्थ फैला हुआ है, बल्ज यानी कि फैला हुआ है, एंड फ्लैटर एट पोल. अब पोल की तरफ जाओ तो देखो थोड़ा सा फ्लैट शेप बन रहा है. यस, मतलब चपटा है. मतलब पोल से सेंटर की तरफ डिस्टेंस क्या है? कम, लेस. ये वाले पोल तक भी डिस्टेंस क्या है? लेस. लेकिन इक्वेटर से, ये इक्वेटर है, इक्वेटर से सेंटर का डिस्टेंस क्या है? मोर. ये डिस्टेंस क्या है? मोर. आप ऊपर से पोल से देखो, पोल से इक्वेटर का डिस्टेंस क्या है? कम, क्योंकि ये फ्लैट है. और पोल से सेंटर से इक्वेटर तक का डिस्टेंस क्या है? मोर. क्या है? मोर. मतलब सेंटर से इक्वेटर तक जाओगे तो ज्यादा डिस्टेंस है, और पोल से सेंटर तक आओगे तो कम डिस्टेंस है. इसीलिए g इज हायर इन पोल, क्योंकि सेंटर से दूरी कम है. तो g का ग्रेविटी ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है? ज्यादा है. और इक्वेटर की तरफ जाते जाते देखो डिस्टेंस बढ़ जा रहा है सेंटर से, इसीलिए वहां पर लोअर है. मतलब लोअर इन इक्वेटर एंड हायर इन पोल. अभी मैंने आपको यहाँ पर वैल्यू भी लिख के दिया है. g का वैल्यू पोल्स पे कितना हो जाता है? 9.83832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और वहीं पे अगर आप इक्वेटर की बात करो तो क्या है? लोअर है. कहां पे? इक्वेटर में. इक्वेटर में लोअर क्यों है? 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वेटर. इसीलिए इक्वेटर का देखो कम है, 7883 ज्यादा है. तो पोल्स पे ज्यादा होता है और इक्वेटर पे कम होता है ड्यू टू द शेप ऑफ द अर्थ. दैट्स व्हाई इट चेंजेस अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ. समझ में आया? आई थिंक उसके बाद पढ़ने की भी जरूरत नहीं. आप समझ में आएगा, पॉइंट वाइज रिप्रेजेंट किया एकदम इजी में कि सरफेस पे g का जो वैल्यू है वो क्यों चेंज हो रहा है, बढ़ता घटता क्यों है? क्योंकि अर्थ का जो शेप है वो इक्वेटर की तरफ फैला हुआ है और पोल्स की तरफ चपटा हुआ है. इसीलिए g से पोल का डिस्टेंस क्या है? कम. लेकिन g से सेंटर से पोल्स का जो डिस्टेंस है वो कम है और सेंटर से इक्वेटर का डिस्टेंस ज्यादा है. पोल में डिस्टेंस कम होने की वजह से वैल्यू ऑफ g इज हायर एंड इक्वेटर से डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से वैल्यू ऑफ g इज लोअर एंड वैल्यू इज बीन रिटन ओवर हियर. g नॉर्मली कितना होता है? 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मीन है, ठीक है. तो अभी तक हम लोग ने सिर्फ क्या देखा? सरफेस. अभी हम लोग क्या स्टडी करने वाले? नेक्स्ट, हाइट और डेप्थ के हिसाब से भी ये बदलता रहता है. हाइट यानी कि ऊपर जाने पे बदलता है, डेप्थ यानी कि नीचे जाने पे भी बदलता है. g कांस्टेंट नहीं रहता. कैपिटल G कांस्टेंट रहता है, स्मॉल g कांस्टेंट नहीं रहता. स्मॉल g क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. पहला हम लोग ने देखा इट चेंजेस अलोंग द सरफेस, क्योंकि अर्थ का शेप हर जगह पे सेम नहीं होता. हाँ, अब हम लोग देख रहे हैं हाइट के हिसाब से. जितना आप अर्थ के ऊपर जाओगे, जितना हाइट आप रीच करोगे, क्या बढ़ता रहेगा? डिस्टेंस बढ़ता रहेगा. हमने इसी वीडियो में फर्स्ट आंसर में देखा r किसको रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है. जब कोई ऑब्जेक्ट ज्यादा डिस्टेंस पे चला जाता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ तो क्या हो जाता है? r डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है और g जो है वो क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है. मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जितना r बढ़ेगा, डिस्टेंस जितना बढ़ेगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो कि g वो क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा. मतलब जितना आप अर्थ के सेंटर के नजदीक रहोगे g उतना ज्यादा रहेगा. जितना आप सेंटर से दूर जाओगे, अब आप हाइट पे जा रहे हो मतलब आप सेंटर से क्या कर रहे हो? बहुत दूर जा रहे हो, r इंक्रीज हो रहा है तो g क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, रेडियस ऑफ द अर्थ. अर्थ का रेडियस कितना है? 6400 किलोमीटर. 6400 किलोमीटर इतना अर्थ का रेडियस है. इतने टाइम पे अर्थ, इतने पूरे रेडियस पे जो g का वैल्यू है वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है. जैसे कि नॉर्मल हाइट में कितना रहता है? 9.8. बट जितना आप हाइट पे जाते रहोगे, उसके बारे में मैं आगे बताता हूं. पहले मैं आपको ये वाला पॉइंट क्लियर कर देता हूं. If the distance of an object is lesser, there is very
स्मॉल डिफरेंस, यहाँ पे क्या आएगा, देयर इज वेरी स्मॉल डिफरेंस। मतलब अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को एकदम कम हाइट पे लेके जाते हो, ज्यादा हाइट पे नहीं, थोड़े थोड़े कम हाइट पे लेके जा रहे हो, तो ग्रेविटी ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगा। बट इफ द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर, देयर इज वेरी बिग डिफरेंस, जिसको अभी हम लोग आगे जानने वाले हैं। नॉर्मल हाइट में 9.80 रहता है, अगर आप माउंट एवरेस्ट भी क्लाइंब कर लो, हाँ, तो भी ये कितना रहता है, 9.80 रहता है। बस फर्क कहां पर आ रहा है, जो वेदर सैटेलाइट्स होते हैं ना, हमने जिस ऑर्बिट पे वेदर सैटेलाइट्स को रखे, नासा या जो भी कोई है, वेदर सैटेलाइट्स जहां पर भेजा है उस हाइट पे ग्रेविटी देखो कितना हो गया, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना हो गया, 8.7, कम होते जा रहा है क्योंकि r बढ़ते जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। उसके भी ऊपर अगर आप जाओगे जहां पे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स लगे हैं, उस हाइट पे g की वैल्यू क्या हो जाती है, 0.225। मतलब जितना दूर जाते रहोगे कम, अगर आप अर्थ के अंदर कम, जिस लेवल पे प्लेन उड़ते हैं, फ्लाइट्स उड़ते हैं, उस लेवल पे ग्रेविटी क्या रहेगी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन उससे भी ज्यादा, जैसे कि वेदर सैटेलाइट कम होते जा रहा है, उससे भी दूर जाओगे तो और कम होते जा रहा है, समझ रहे हो। मतलब आप जितना ऊपर जाओगे, जितना हाइट पे जाओगे, r बढ़ता रहेगा और g की वैल्यू क्या होती रहेगी, घटती रहेगी। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट हम लोग सीखने वाले हैं डेप्थ। जितना सेंटर की तरफ पहुंचते जाओगे उससे भी ग्रेविटी में फर्क आता है। ओके, ठीक है, दो चीज आपका क्लियर हो गया कि सरफेस पे कैसे चेंज होता है g का वैल्यू, और हाइट पे जाने पे कैसे चेंज होता है, ये भी आपको समझ में आएगा। बट डेप्थ का क्या, ठीक है, एज वी गो नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ, डेप्थ यानी कि आप सेंटर के और नजदीक जा रहे हो। जब आप नजदीक जा रहे हो तो r का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज, यानी कि डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर डिस्टेंस कम हो रहा है तो g का वैल्यू बढ़ना चाहिए, बट वो नहीं बढ़ता, बट द वैल्यू ऑफ g डजंट इंक्रीज। क्यों? Because as we go deeper in the surface of the earth, the mass of the object changes. हाइट पे जाने पे मास चेंज नहीं होता, बट फिजिक्स में जब किसी ऑब्जेक्ट को डेप्थ में लेके जाया जाता है तो उसके मास में चेंजेस आता है। ऑब्जेक्ट का मास क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, या समझ लो ऑब्जेक्ट का मास क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। और आपको ये पता है ग्रेविटी का फर्स्ट रूल है, अगर मास कम होगा तो उस चीज पे ग्रेविटी भी कम काम करेगी, और किसी चीज का अगर मास ज्यादा होता है ग्रेविटी उसको ज्यादा पुल करती है। तो as we are going deeper in the surface, the mass of the object is changing as a combined result of change in r. r तो कम हो रहा है, g बढ़ना चाहिए, लेकिन g नहीं बढ़ पा रहा है बिकॉज उस ऑब्जेक्ट का मास जो है वो धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, इसीलिए ग्रेविटी उस पर कम काम कर रही है। As a combined result of change in r and m, the value of g decrease as we go in depth. मतलब जितना आप नीचे जाते जाओगे r तो कम हो रहा है, लेकिन फिर भी g बढ़ नहीं रहा है बिकॉज उस ऑब्जेक्ट का मास धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। इसलिए जितना आप डेप्थ में जाओगे आपका g का वैल्यू क्या होता रहेगा, डिक्रीज होता रहेगा। गॉट इट? एकदम सिंपल एक्सप्लेनेशन इस आंसर का अब तक का। ओके, तीनों चीज आपको समझ में आ गया होगा। Now we will proceed on to the fourth question, fourth important question. ठीक है? Okay. So next important question from this chapter is, what do you mean by free fall? एकदम सिंपल है। Suppose I am holding an object. Suppose मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है? इस पे अभी भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो जो स्मॉल जी आपको पढ़ा रहा था, इस पे वही फोर्स काम कर रहा है। इसलिए जब इस ऑब्जेक्ट को मैं छोड़ दूंगा तो ये ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, ग्राउंड पे गिर जाएगा, राइट? जब कोई भी ऑब्जेक्ट फ्रीली ग्राउंड पे गिरता है बिना किसी प्रेशर के, उस पे सिर्फ कौन सा फोर्स एक्ट करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से ही वो ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, तब उस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। जिसको इंग्लिश में लिखे तो whenever an object moves under the influence of the force of gravity alone, it is said to be free fall. Any object जो गिर रहा है नीचे, उस पे कोई और फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या अप्लाई हो रहा है, ग्रेविटी का फोर्स, और ग्रेविटी के फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। सिंपल। वी विल प्रोसीड ऑन टू द नेक्स्ट वन। We are on the last topic, the last important question from this chapter. Explain why the value of g, acceleration due to gravity, is 0 at the center of the earth. अर्थ के सेंटर पे g का वैल्यू जो है वो क्यों 0 होता है? The simple reason, at the center of the earth
द फोर्स इज कैंसल्ड ड्यू टू पोर्शन अपोजिट टू इट। देखो अर्थ को अगर आप हाफ हाफ पोर्शन में बांटोगे और बीच में सेंटर है तो ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई होता है और नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई होता है। हाँ, अपोजिट फोर्स यहाँ पे ये मिडल पार्ट होता है, बीच में आता है, ये कैंसल हो जाता है, मतलब यहाँ पे फोर्स क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, क्योंकि ऊपर भी फोर्स है नीचे भी फोर्स है। ये दोनों ऑपोजिट पोर्शन होने की वजह से बीचों बीच एकदम सेंटर में फोर्स क्या क्रिएट होता है, जीरो। देयरफॉर द g एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज जीरो। इसको आप न्यूटन के लॉ के हिसाब से भी बता सकते हो। न्यूटन लॉ, वी नो दैट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि g है। ठीक है, सिंस किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जो है वो कभी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, मास है तभी तो कुछ तो मास होगा। ठीक है, तो m कैन नॉट बी जीरो, तो हम किसको जीरो ले लेते हैं, फोर्स को क्या ले लेते हैं, जीरो, बिकॉज यहाँ पे मैंने बताया आपको फोर्स क्या हो जाता है, जीरो। तो जीरो इक्वल्स टू m कुछ तो ले रहे हैं आप, m ले लो फॉर एग्जांपल 2 मल्टीप्लाई बाय स्मॉल g। हम लोग क्या करते हैं, 2 को उधर भेजेंगे इक्वल्स टू g। तो 2 जीरो के साथ किसी को भी डिवाइड करो, कर पाओगे क्या, तो ऑटोमेटिकली g भी क्या हो जाएगा, therefore g is zero at the center of the earth। this is simple explanation, एकदम सिंपल आंसर है, पॉइंट वाइज याद करो, कंप्लीट हो गया। फर्स्ट चैप्टर से सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंस है। हाँ, विक्ट्री बैच का फर्स्ट डे का लेक्चर था आज, हम लोग एक लेसन कवर कर पाए आज। ठीक है, थोड़ा सेटअप करने में लेट हो गया, तो कल जो है हम लोग विक्ट्री बैच का सेकंड डे का लेक्चर करेंगे। 11 बजे से स्टार्ट होगा, 12 बजे से लेक्चर स्टार्ट होगा। 11 बजे जो दूसरे सेक्शन के बच्चे हमारे वो जाते हैं, तो 1 घंटा सेटल आउट होने में लगता है, सेटअप लगाने में लगता है। 12 बजे से लेक्चर स्टार्ट होगा, 2 लेसन कल कंप्लीट करेंगे। ओके, ठीक है, आज का सबको समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया सबको, आंसर्स भी लर्न है, इसके बाद टेस्ट होने वाला है। ठीक है, और कल विक्ट्री बैच का सेकंड डे होगा। थैंक यू।